हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है एसिड बेस इम्बैलेंस के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के बारे में। तो देखिए, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का मतलब समझते हैं। आपको पता है एक पीएच स्केल होता है जिस पे आपकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 14 तक होती है। 7 पे आपका न्यूट्रल होता है। 7 से कम पीएच आती रहती है तो आप उसको एसिडोसिस बोलते हो। 7 के अबो जब पीएच जाती है तो आप उसको क्या बोलते हो? एल्कलोसिस बोलते हो। ठीक है, तो आपके जो ब्लड की नॉर्मल पीएच है वो 7.35 से लेके 7.45 तक है। तो एल्कलोसिस आपको कब देखने को मिलेगा? जब आपकी ब्लड की पीएच 7.45 से बड़ी हुई देखने को मिलेगी। और मेटाबॉलिक आपको कब देखने को मिलेगा? जब आपकी बॉडी के अंदर या तो जीआईटी सिस्टम के अंदर कोई दिक्कत हो या फिर किडनी के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो। ठीक है, जब आपको क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर आपने किस चीज़ की वैल्यू पे ध्यान देना है? बायोकार्बोनेट्स की वैल्यू पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा एल्कलोसिस के अंदर, बाइकार्बोनेट्स का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और पीएच भी आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। पीएच आपकी 7.45 से अबो देखने को मिलेगी और जो HCO3 हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, उनकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। यहाँ आपको जो वैल्यू है वो 27 से बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो आपके डिक्रीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पीएच का रिलेशनशिप है आपके H पॉजिटिव आयन के साथ वो कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जो बाइकार्बोनेट्स की पीएच का रिलेशन है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर पीएच बढ़ रही है तो बाइकार्बोनेट्स का लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। कैसी ऐसी कंडीशन है आपकी जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को क्रिएट करती हैं? तो देखिए, या तो रीज़न हो सकता है आप ज़्यादा ही कार्बोनेट्स ले रहे हो, तो एक्सेसिव इंटेक ऑफ बाइकार्बोनेट, जिसको आप सोडा वाटर भी बोलते हो। ठीक है, अगर आप उनका जो इंटेक है वो ज़्यादा कर रहे हो तो अब आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये जो बेसिक कंटेंट है वो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। या फिर हो सकता है लॉस ऑफ एसिड फ्रॉम द बॉडी, आपकी बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में एसिड अगर बाहर जा रहा है तो ऑटोमेटिक ही जो बेसिक कंटेंट रहेगा वो नंबर में ज़्यादा हो जाएगा। और आपका हाइपोकैलीमिया इसका एक रीज़न हो सकता है। अगर पोटेशियम का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम है तब आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है ओवर यूज़ ऑफ एंटासिड। अगर आप एंटासिड यानी अगेंस्ट द एसिड, ठीक है, ऐसी ड्रग्स, एंटासिड के यहाँ आपकी ड्रग्स हैं जो किसके अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं? एसिड के अगेंस्ट यूज़ की जाती हैं। ऐसी दवाइयों का आप ओवर में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप एसिड को अवॉइड करने के लिए जो दवाइयाँ यूज़ कर रहे हो वो आपका क्या कर देंगी? बेसिक कंटेंट को बढ़ा देंगी। एंटासिड क्या होते हैं आपके? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट्स हो गए आपके। तो ये क्या है? एंटासिड्स हैं जो क्या करेंगे? एसिड के अमाउंट को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे और जो बेसिक कंटेंट रहेगा बॉडी में उसको बढ़ा देंगे। या फिर आप बेकिंग जो सोडा है उसका ओवर यूज़ कर रहे हो, तब आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंडीशन है कारण बन सकती है आपका जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का? वो रहेगी प्रोलॉन्ग्ड वोमिटिंग। ठीक है, वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? आपके स्टमक के अंदर जितना भी कंटेंट है वो क्या हो जाए? आपका रिफ्लक्स हो जाए, माउथ के थ्रू बाहर निकल जाए। ठीक है, तो अगर लंबे टाइम से वोमिटिंग है तो पेट के अंदर आपको पता है सारा का सारा एसिडिक कंटेंट होता है, वो आपकी माउथ के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो बचेगा क्या? आपके इंटेस्टाइन के अंदर एल्कलोसिस ही बचेगा। जो बेसिक कंटेंट है आपका इंटेस्टाइनल जूस हो गया और ये पेनक्रेटिक जूस हो गया, बाइल जूस हो गया, ये सारे ही बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। सिर्फ आपका एक HCl ही है जो स्टमक के अंदर एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिड जब बाहर निकल गया तो बॉडी के अंदर बेसिक कंटेंट ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग। ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग क्या? नोज से लेके गैस्ट्रिक यानी आपके स्टमक तक एक पाइप की हेल्प से आप क्या करो? सक्शन करो। सक्शन करो, सक्शन का मतलब रिमूव आउट कर लो। स्टमक का जितना भी कंटेंट है वो आप एक ट्यूब के थ्रू क्या कर रहे हो? उसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर रहे हो। तब आपको क्या देखने को मिलेगा? एल्कलोसिस कंटेंट ही बच जाएगा, एसिड आपने सारा निकाल ही लिया है। या फिर आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो पूरे ही ब्लड का। पूरे ही ब्लड का मतलब उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा सब कुछ है। पूरा ही ब्लड आपने क्या कर दिया? मैसिव का मतलब बहुत फास्टली किसी पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज यानी चढ़ा दिया आपने ब्लड बहुत जल्दी जल्दी किसी के अंदर, तब आपको एल्कलोसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। साइन सिम्टम कैसे देखने को मिलेंगे ऐसे पेशेंट के अंदर जिसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा? उसके जो हाथ पैर होंगे, फिंगर्स और टो होंगे, उनके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन आपको देखने को मिलेगी, सनसनाहट सी देखने को मिलेगी। यहाँ आपके हाथ पैरों में हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम का लेवल कम, कैल्शियम का लेवल कम। और जब पोटेशियम का लेवल कम होता है तो मसल क्रैम्प्स आते हैं या फिर ट्रेमर्स आपको देखने को मिलते हैं। कैल्शियम का जब लेवल कम होता है तो बॉडी में टेटनाई क्रिएट होता है और यहाँ आपको टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे?
जो भी बेसिक कंटेंट है या तो उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा दो या बाहर से एसिड दे दो। तो ऐसी कंडीशन में आप पोटेशियम क्लोराइड जो कि एक एसिडिक कंटेंट है उसको आप दे दो, पोटेशियम की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और जो क्लोराइड है आपका वो भी पूरा हो जाएगा, यानी पोटेशियम की कमी भी पूरी और जो एसिड की कमी है वो भी पूरी। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, पोटेशियम क्लोराइड दे दोगे या फिर आईवी आप नॉर्मल सलाइन चला दो। नॉर्मल सलाइन आपको पता है NaCl होती है, उसके अंदर भी क्या है आपका सोडियम क्लोराइड है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो भी एल्कलोसिस है वो मैनेज हो जाएगा आपका एसिडिक कंटेंट से। ठीक है, नेक्स्ट एक और टॉपिक इसमें हम छोटा सा पढ़ेंगे, वो है आपका ABG के बारे में, जो इसी से रिलेटेड है। देखिए ABG क्या होता है आपका, ABG की फुल फॉर्म आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, यानी आपके आर्टरी से कोई सैंपल लिया जाएगा और उसके अंदर हम ब्लड गैस जो है हमारी जैसे CO2 और ऑक्सीजन, उनका लेवल यहाँ पे एनालाइज का मतलब चेक करते हैं। ठीक है, ये आपका मोस्ट कॉमन टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है ABG। ठीक है, मतलब ICU में जितने भी पेशेंट होते हैं उनका डेली आपका ये सैंपल जाता है ABG का। ये क्यों किया जाता है, देखिए बॉडी के अंदर एसिडोसिस और एल्कलोसिस की कंडीशन को चेक करने के लिए ये टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इस टेस्ट को करने के लिए जो आपका सैंपल रहेगा वो कहाँ से लिया जाता है, आर्टीरियल ब्लड से लिया जाता है, यानी बॉडी की जो आर्टरी है, वैसे हम नॉर्मली ब्लड सैंपल लेते हैं वेन से, आपने सुना होगा, लेकिन इसके तो नाम में ही आर्टीरियल ब्लड है, तो हमने सैंपल भी कहाँ से लेना है, आर्टीरियल ब्लड से लेना है। अब आपकी मोस्ट कॉमनली जो आर्टरी यूज़ की जाती है वो रेडियल आर्टरी यूज़ की जाती है, आपके जो थंब की साइड। ठीक है, इस थंब की साइड जो आपकी आर्टरी है वहाँ से आप सैंपल लोगे, या फिर आप फिमोरल आर्टरी से सैंपल लेते हो। फिमोरल आर्टरी आपको पता है आपके थाई वाले रीजन पे होती है वो। ठीक है, अब इसका सैंपल लेने से पहले जो सीरिंज आप लोगे ना, सीरिंज जिसके अंदर आप सैंपल लेते हो, उस सीरिंज को आपने पहले हिपैरिन से वॉश आउट करना है। वॉश आउट करने का मतलब क्या है, पहले उस सीरिंज के अंदर हिपैरिन भरना है। ठीक है, एक बार उस सिरिंज को हिपैरिनाइज्ड कर लेना है। हिपैरिन आपका क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट है, उस ब्लड को जमने नहीं देगा, और ऐसे जो आपका आर्टीरियल ब्लड है वो आपने जमाना नहीं होता है, आपने तुरंत ही उसका टेस्ट करवा के रिजल्ट्स लेके आने होते हैं। तो नॉर्मली जो आपका आर्टीरियल ब्लड है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट चेक किया जाता है, इस टेस्ट की हेल्प से आपकी pH देखी जाती है। ब्लड की जो pH है वो 7.35 से लेके 7.45 आपको पता है। ये जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो चेक किया जाता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू आपकी रहती है 35 से 45 mm ऑफ Hg। ठीक है, और जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो भी चेक किया जाता है, यहाँ पे 80 से 100 mm ऑफ Hg जो होता है आपका। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स हैं जो आपके, उनकी वैल्यू भी चेक की जाती है, जिनकी नॉर्मल वैल्यू आपकी 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। और इसमें साथ में क्या किया जाता है, सेचुरेशन चेक किया जाता है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन सेचुरेशन जो आज के टाइम में आप कोविड के काल में सुन रहे होगे कि पेशेंट की सेचुरेशन इतनी चली गई, इतनी चली गई, तो वो सेचुरेशन भी आपकी ABG टेस्ट से चेक की जाती है। या तो आप बाहर से वो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसको उंगली पे लगा देते हो, वहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर आर्टीरियल ब्लड में चेक कर सकते हो, एग्जैक्ट रीडिंग आपको पता चल जाएगी। तो नॉर्मल वैल्यू जो आपकी सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन की रहती है वो 95 से 100% तक रहती है। तो ये आपकी नॉर्मल वैल्यू है जो आपको ABG के टेस्ट में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए एसिडोसिस और एल्कलोसिस आप किसको बोलोगे, जब pH आपकी कम हो जाएगी तो वो एसिडोसिस, और साथ में CO2 का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। और अगर HCO3 के लेवल में कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको आप क्या बोलोगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्कलोसिस। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे साथ साथ करवाना चाहती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चंस के बारे में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा, देखिए जिसके अंदर एसिड बेस बैलेंस और इम्बैलेंस से रिलेटेड आपकी ये क्वेश्चन है। एक ABG एनालिसिस रिपोर्ट, अभी हमने पढ़ा ABG मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस जो टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट ने दिखाया कि किसी पेशेंट की जो pH है, ब्लड की pH 7.20 है। ठीक है, और नॉर्मल आपको पता है कितनी होती है, 7.35 से 7.45। तो इससे आप यहीं के यहीं अंदाज़ा लगा लोगे कि pH कम है तो यानी बॉडी के अंदर एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर आपका। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो पार्शियल प्रेशर है CO2 का वो आपका 35 mm ऑफ Hg है। ठीक है, CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो 35 है। नॉर्मल वैल्यू आपको पता है अगर 35 से 45 होती है आपकी तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल रेंज के अंदर है, यानी रेस्पिरेटरी कंडीशन तो ये है नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको बताया कि बाइकार्बोनेट्स का जो लेवल है वो 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। अब जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है आपकी वो 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट होती है, यानी 22 से कम वैल्यू है, तो यानी मेटाबॉलिक से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब आपने ये चीज़ और चेक करनी है कि क्या जो
हमारा रिलेशनशिप था पीएच का और बाइकार्बोनेट्स का, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए पीएच का और जो बाइकार्बोनेट्स हैं उनका रिलेशनशिप कैसा है, ये घटेगी तो ये भी घटेंगे, ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेंगे। और पीएच की जो रिलेशनशिप होती है आपकी CO2 के साथ, वो आपने यहाँ चेक करनी है भाई, पीएच अगर कम हो रही है तो क्या CO2 बढ़ रही है। ठीक है, इनसे ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, पीएच भी कम है, बाइकार्बोनेट्स भी आपके कम है, तो यानी ये कंडीशन आपकी कैसी रहेगी, पीएच कम है तो एसिडोसिस, और बाइकार्बोनेट भी साथ में कम है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर रहेगा। ये आपसे कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ अलग तरीके से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टीरियल ब्लड गैस वैल्यू इज कंसिस्टेंट विद द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब आपसे पूछ लिया कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू है जो इंडिकेट करती है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए आपने बस दो ही चीजें देखनी है, एक पीएच और एक HCO3। ठीक है, पीएच देखिए यहाँ 7.35 है। ठीक है, एक तो आपने ये तरीके से देखना है, पीएच आपकी 7.35 है, CO2 का लेवल कितना है आपका 48 है, और नॉर्मली कितना होता है आपका 35 से 45। ठीक है, और यहाँ आपको बताया है बाइकार्बोनेट आपकी कितने हैं 16 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये तो आपका यहाँ पे मैटर करेगा नहीं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में। ठीक है, मैंने आपको एक बात सिखाई है कि मेटाबॉलिक जब भी चीज़ आए तो आपने बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू पे फोकस करना है। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स की वैल्यू पे फोकस करोगे तो बाइकार्बोनेट यहाँ 16 दिखाए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर क्या रह जाएगा 16। और देखिए पीएच क्या हो रही है, पीएच आपकी बढ़ नहीं रही है बल्कि 7.35 से 7.45 तक इसका क्राइटेरिया होता है, इनके बीच में कहीं नहीं, 7.35 बॉर्डर पे है। ठीक है, अगर ये कम हो रहे हैं तो ये भी कम होगी, और CO2 यहाँ पे क्या हो रही है आपकी इंक्रीज दिखाई हुई है। लेकिन जब बात मेटाबॉलिक की हो रही है तो आपने किस चीज़ को चेक करना है, बाइकार्बोनेट को चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका जो हमने कॉजेज पढ़े थे उसके हिसाब से यहाँ दिया गया है कि स्टारवेशन, जब भूखमरी हो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, कीटोन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही हो, या शॉक की कंडीशन में, या डायरिया की कंडीशन में। ठीक है, किस तरीके का एसिड बेस इम्बैलेंस हो सकता है। अब आप देखिए, भूख खाओगे नहीं, कुछ बॉडी में एसिड प्रोडक्शन होगा, जो भी बचा कुचा फैट होगा वो ब्रेक डाउन होगा, कीटोन बॉडी बनेगी, और कीटोएसिडोसिस तो खुद ही बता रहा है कि एसिडोसिस हो रखा है मुझे। ठीक है, डायरिया की कंडीशन से आप अंदाजा लगाओगे कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है। डायरिया देखिए, डायरिया आपका GIT से रिलेटेड है, और मैंने बताया था आपको GIT या किडनी के अंदर कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस है तो मतलब क्या है, मेटाबॉलिक। और एसिडोसिस आपको यहाँ बता ही रखा है, तो ये इस कंडीशन में आपका क्या रहेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताया है कि विच आर्टीरियल ब्लड गैस वुड द नर्स एक्सपेक्ट इन क्लाइंट डायग्नोज विद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, इन चारों में से कौन सी वैल्यू है जो मतलब आपको बताएगी कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रखी है। ठीक है, तो मतलब ये बताएगी कि पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का है। कीटोएसिडोसिस यानी एसिडोसिस है, और कीटोन बॉडी की वजह से, कीटोन बॉडी यानी आपका मेटाबॉलिज्म का एक प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिज्म आपका GIT सिस्टम के अंदर होता है, तो यानी हमने इनमें से वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जिसके अंदर आपकी क्या हो रही हो, पीएच भी डिक्रीज हो रही हो, और जो आपके बाइकार्बोनेट्स हैं वो भी डिक्रीज हो रहे हो, क्योंकि वही कंडीशन होती है जो हमारी रिप्रेजेंट करती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। तो देखिए यहाँ पे पीएच 7.34 है, ऑक्सीजन हमने यहाँ बिल्कुल चेक नहीं करनी है, CO2 का बढ़ा हुआ लेवल है, और जो आपके हैं ये नॉर्मल रेंज में है। तो सबसे पहले तो आप बाइकार्बोनेट्स ही चेक कर लीजिए इन चारों में से जो नॉर्मल रेंज से बाहर हो, यानी जो कम हो। तो ये ऑप्शन में हमारे कम है, बाकी सारे के सारे नॉर्मल वैल्यू में है, 22 से 27 के बीच। ठीक है, ऑप्शन एक ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है मेटाबॉलिक को। अब साथ में आप इसकी पीएच को भी देख लीजिए। ठीक है, पीएच आपकी कितनी है, देखिए 7.30, पीएच भी कम है, ये भी कम है, तो आपका ऑप्शन रह जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें एक और क्वेश्चन ऐसा बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इंडिकेट द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अब हमने ऊपर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केस पढ़ा, अब हमारा यहाँ है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का केस। इस कंडीशन के अंदर देखिए मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब होगा, HCO3 की वैल्यू जब बढ़ी हुई मिलेगी, और जो पीएच है वो भी आपकी इंक्रीज मिलेगी। तो पहले हम HCO3 से चेक करते हैं। आपका देखिए यहाँ क्या है, 32, 26, नेक्स्ट में है आपका 22 और 36। ठीक है, किस केस में आपका ये बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ था 32, 26 और 22 और 36, सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे पीएच भी आप देख लिए 7.45 है, पीएच भी बढ़ी है, बाइकार्बोनेट्स भी बढ़े हैं, तो आंसर ये रह जाएगा आपका। बाकी सब में पीएच की वैल्यू देखिए 7.38 है। ठीक है, नॉर्मल रेंज में है 7.46 है, 7.34 है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी हुई है 7.45 से एक ही बस, लेकिन ये आपके नॉर्मल रेंज में है 22 से 27, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा आपका।
ठीक है, आंसर रहेगा आपका ये वाला जिसमें पीएच भी बढ़ी हुई है, बाइकार्बोनेट्स भी बढ़े हुए हैं। ठीक है, और जब देखिए पीएच आपकी 7 से कम होती है तो आप उसको एसिडिक बोलते हो। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन है ये और देख लीजिए ज़रा। Which of the following condition would a nurse recognize as a contributing to the development of respiratory acidosis? देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का आपसे यहाँ एक तरीके से कोज पूछ लिया है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि CO2 का लेवल चेक करना है, पीएच का लेवल चेक करना है। एसिडोसिस कब होगा? जब आपकी पीएच कम होगी और CO2 की वैल्यू बढ़ी हुई होगी, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कोज आपसे यहाँ पूछा है। कोज का मतलब मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में या आपके लंग्स को काम करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है तब वहाँ आप क्या बताओगे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अब देखिए फर्स्ट आपको बताया है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा यानी आपके लंग्स के अंदर डिस्टर्बेंस है। ठीक है, एल्वेलाइज के अंदर डायरिया की कंडीशन में कभी भी एसिडोसिस नहीं, एल्कलोसिस होगा, आपको पता है। हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या? आपकी CO2 बहुत ज़्यादा कम होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा हुआ होगा, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा आपका। एक्लेशिया, ये तो बिल्कुल ही अलग टर्म है आपकी। तो बचा क्या आपका? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा ही एक ऐसी कंडीशन है जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर आती है, वही क्या कोज कर सकती है? आपकी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कोज कर सकती है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन और आपसे यहाँ पूछा गया है, इसमें पूछा आपसे इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देर इज़ इंक्रीज लेवल ऑफ, आपको पता है इसके अंदर आपने सीधा आंसर देना है CO2 का। ठीक है, ना आपने O2 देखना ना ये, और आपसे अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस पूछ लिया जाता तो HCO3 आ जाता, रेस्पिरेटरी पूछ रखा है तो CO2 आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और ये चीज़ पूछ रखी है, ABG टेस्ट है जिसके अंदर pH 7.3 दिखाई गई है। CO2 का लेवल देखिए कितना बड़ा हुआ है, 70, और CO2 का वैसे नॉर्मल कितना रहता है? 35 से 45। CO2 बढ़ी हुई है यानी एसिडोसिस तो है भाई आपका। अब हमने ये और चेक करना है बस pH कम है क्या? pH 7.3 है आपकी। ठीक है, कम ही है ये आपकी, तो मतलब कम भी नहीं आप इसको कह सकते, बॉर्डर लाइन पे खड़ी है, और pH ये है। और जो आपके बाइकार्बोनेट्स हैं वो आपके नॉर्मल वैल्यू में हैं, 24 हैं, 22 से 27, तो क्या आंसर रहेगा आपका? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे जो हमें इसकी हेल्प से आई होप आपको अब ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।